देखिए, आज हम पहला सीरीज़ लेके आए हैं हिंदू विधि का, क्योंकि हिंदू विधि या किसी भी विधि में आपको इंग्लिश के अलावा हिंदी में बहुत कम ही किसी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में या किसी भी यूट्यूब पे आपको बहुत कम ही मात्रा में देखने को मिलेगा। इसलिए जब हम एलएलबी का पढ़ाई कर रहे थे तो बहुत परेशानियाँ होना पड़ रहा था, क्योंकि हमारे समय मैम जो थी हमारी, वो इंग्लिश में ही लेक्चर दे के चली जाती थी और सर के ऊपर सारे लेक्चर चले जाते थे। इसलिए मैं सोची कि शायद मेरे जैसे आप लोग भी होंगे जो हिंदी में देखेंगे, तो इस वीडियो को आप देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक ना। आइए हम समझते हैं हिंदू विधि को, किस प्रकार से हिंदू विधि को विभाजित किया गया है और क्या हिंदू विधि का परिचय है। आज हिंदू विधि को हम परिचय के रूप में ही इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे आप लोगों के सामने, ठीक ना। देखिए, हिंदू विधि दो तरीक़ा से बनाया गया है। पहला है संहिताबद्ध, जो कि 90% में जो ये प्रॉपर एक्ट बनाया गया है, अधिनियम द्वारा पारित करके धाराओं में बनाया गया है कि इस धारा में ये है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट का धारा नंबर 5 ले लीजिए कि जिसमें विवाहों को शर्त दिया गया है कि ये शर्त को आप उल्लंघन करेंगे इस धारा के अकॉर्डिंग तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। जो भी दिया गया है, 5 कंडीशन दिया गया है वैसा, ठीक ना। तो ये संहिताबद्ध हो गया, जो कि 90% मिलता है आपको हिंदू विधि में। और देखिए, तो असंहिताबद्ध में जो 10% होता है, जिसमें धारा में विभाजित नहीं किया गया होता है, जो धाराओं में बांटा नहीं गया होता है, जिसमें कि ये हो गया सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू विधि का स्रोत कहाँ से हुआ, ये हो गया। हिंदू शाखाएँ हो गए, जिसमें मिताक्षरा और दया भागा आता है। कर्ता का कंसेप्ट हो गया, हु इज कर्ता, अनडिवाइडेड फैमिली, ये सब हो गया, ठीक ना। अनकोडिफाई में आप किसी से भी, कोई भी आपसे पूछेगा कि कर्ता को क्या प्रॉपर सेक्शन में बांटा गया है, तो आप कभी भी आंसर दीजिएगा कि नहीं, इसे असंहिताबद्ध बनाया गया है, इसे किसी भी प्रकार से इसको कोडिफाई नहीं किया गया है। जैसे सोर्स ऑफ हिंदू लॉ हो गया कि हिंदू लॉ का कहाँ से स्रोत हुआ, उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो सोर्स ऑफ हिंदू लॉ इसे कहते हैं। स्रोत कहाँ से, आरंभ कहाँ से हुआ, कहाँ से आया हिंदू लॉ, तो ये भी किसी प्रकार से संहिताबद्ध नहीं बनाया गया है। कर्ता का भी कंसेप्ट आप समझ लिए होंगे। और हिंदू शाखाएँ को भी किसी प्रकार से कोडिफाई, संहिताबद्ध नहीं बनाया गया है या अनकोडिफाई है, क्योंकि ये देखिए अपने जो समझ है, यानी कि जैसे हम लोगों को क्लास में पढ़ाया जाता था उतना बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया जाता था कि स्रोत यानी है तो धाराओं में बांटा गया था कि नहीं बांटा गया है, ऐसे मतलब नहीं बताया गया था, क्योंकि अनकोडिफाई है स्रोत या हिंदू शाखाएँ अनकोडिफाई है, कर्ता अनकोडिफाइड है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अनकोडिफाई है, इस प्रकार को नहीं बताया गया था, ठीक ना। और बहुत 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 फास्ट पढ़ाई होती थी मेरे क्लास में। जो मैम आती थी इंग्लिश में लेक्चर दे के बहुत फास्ट में चली जाती थी और हम लोग हिंदी वाले को बहुत परेशानियाँ होती थी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बहुत आसान और इजी सब्जेक्ट में, इजी भाषा में, हिंदी भाषा में मैं आप लोगों को समझाऊँ, ठीक ना। यहाँ तक आई थिंक ये और ये समझ लिए होंगे। आइए अब आगे समझते हैं कि हिंदू विधि क्या है। एक पर्सनल विधि है, पर्सनल लॉ है, यानी व्यक्तिगत विधि है, या सेकुलर लॉ है, यानी धर्मनिरपेक्ष विधि है। इसे आप क्या मानते हैं। तो देखिए, आपसे कोई भी बात करेगा हिंदू विधि का तो आप बोलिएगा कि पर्सनल लॉ है। इसमें सिर्फ केवल हिंदू ही इसमें आते हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं वहीं या हिंदू विधि को फॉलो करेंगे या इसके अंतर्गत इसके गाइडलाइन में आएंगे।
ठीक है ना। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर लॉ, ये सभी मनुष्यों पर, सभी नागरिकों पर लागू होता है। जैसे कि आईपीसी हो गया, बीएनएस हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, या फोक्सो एक्ट हो गया, ईटीसी बहुत सारे जैसे हैं। तो उस केवल सभी की, इसमें किसी प्रकार की जाति, लिंग और भी धर्म नहीं पूछा जाता है। ये सभी जातियों पे लागू होता है सेकुलर लॉ। इसे हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। ठीक ना, यहाँ पे लिख भी दी हो कि सभी नागरिकों पर लागू होता है। ठीक ना। और आइए आगे हम इसका एक और जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिंदी में इसे कहते हैं समान नागरिक संहिता। ये हालांकि अभी 2024 में ही इसे उत्तराखंड राज्य में इसको लागू किया गया है। इसमें यह है कि किसी प्रकार के व्यक्तिगत लॉ, पर्सनल लॉ का इंटरफेयर नहीं होगा। ये किसी भी धर्म के हैं या किसी भी जाति का है, किसी भी समुदाय का है, किसी भी लिंग का है, इसमें भेदभाव नहीं होगा। सब पे ये समान नागरिक संहिता लगेगा। और यह आर्टिकल नंबर 44 में दिया गया है कि प्रत्येक राज्य का यह अपना निर्णय होगा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर हर राज्य में वो अपना आए। तो हालांकि आप देख ही रहे हैं कि पहला ऐसा राज्य है उत्तराखंड जिसमें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। सोर्स ऑफ हिंदू लॉ हिंदू विधि के प्रमुख स्रोत। सोर्स ऑफ हिंदू लॉ का अर्थ यह होता है कि स्रोत इसका कहाँ से आया, किस प्रकार से इसका आरंभ हुआ हिंदू विधि का। ठीक है, तो इसे प्रमुख 2 प्रकार में बांटा गया है। ठीक ना, इसका क्लासिफिकेशन, सोर्स ऑफ हिंदू लॉ का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में किया गया है। एक है प्राचीन स्रोत और दूसरा है आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोत को इंग्लिश में कहते हैं एंशेंट स्रोत और प्राइमरी स्रोत, और दूसरा पार्ट को कहते हैं जो आधुनिक स्रोत को इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न स्रोत और सेकेंडरी सोर्स। ठीक ना, आइए पहला देखते हैं सोर्स का कि पहला सोर्स क्या है। प्राचीन सोर्स का 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है श्रुति स्रोत, यानी कि सुनना। यहाँ सिर्फ हम थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं करेंगे, इसका ज़्यादा हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए अभी यहाँ पे बहुत कम ही मात्रा में, कम ही बातों में हम सिमटा रहे हैं। ठीक ना, तो पहला देखिए प्राचीन स्रोत है। प्राचीन स्रोत का 4 भाग बांटा गया है। 4 भाग में पहला है श्रुति स्रोत, जिससे कहते हैं इसका अर्थ होता है सुनना। ठीक ना, सुना हुआ बात या सुनना, सिर्फ सुनना। स्मृति, याद रहा। ठीक है, इसमें और आता है टीका टिप्पणी, जो किसी ऋषि मुनि द्वारा टीका टिप्पणी किया गया रहता है, वो इसमें आता है। ठीक ना, और चौथा है रूढ़िगत परंपरागत। ठीक है, रूढ़िगत परंपरा जो वर्षों से चलते आ रहे हो, जो बीच में कभी किसी प्रकार से टूटा ना हो, उसे ही रूढ़िगत परंपरा करते हैं, जैसे कस्टम जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक ना, और अगला पार्ट में चलते हैं हम आधुनिक स्रोत में, यानी मॉडर्न सोर्स में। ठीक है, आधुनिक स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है न्यायिक निर्णय, यानी पूर्व निर्णय के आधार पर। यदि आप कोई भी न्यायिक निर्णय देते हैं तो पूर्व आधार पे ही देते हैं, क्योंकि देखिएगा किसी भी जजमेंट का मतलब पूर्व निर्णय के आधार पर ही दिया जाता है, यही इसका अर्थ होता है। ठीक ना, विधायिका दूसरा आता है। ठीक है, विधायिका में जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई रहती है अधिनियम या
आपको विधि उससे ही आधुनिक स्रोत में माना जाता है, ठीक ना। न्याय, न्याय साम्य एवं सद्विवेक। न्याय मतलब किसी को जस्टिस देना, न्याय देना। साम्य मतलब बहुत मधुर, बहुत सौम्यता सी, बहुत कुशल पूर्वक एवं सद्विवेक, विवेक के साथ देना होता है, ठीक ना। मैं अपना यहीं तक वीडियो इसको समाप्त करती हूँ। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को आप शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को शेयर करिएगा और अच्छा लगा हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। आप ही के लिए मैं बना रही हूँ ये वीडियो, और हिंदी भाषा में और इससे अच्छे से मैं समझाऊंगी। अपने से बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगी कि जिससे आपको अच्छे से समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। बाय बाय।